आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दिल्ली में जाकर छात्रों के सामने भाषण दिया, गुजरात के विकास के मॉडल की बात की और पैकेजिंग पर जोर दिया। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण भी दिया जिसमें उन्होंने ग्लास आधा भरा और आधा खाली, उसको लेकर सोच किस तरह की हो उस पर जोर दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लेक्चर देने पहुंचने से कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। वामपंथी दलों से जुड़े छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर मोदी गो बैक के नारे लगाए। मोदी को लेकर आइसा और दूसरे वामपंथी छात्र संगठनों के भी तेवर तीखे हैं। मोदी के एसआरसीसी आने का कार्यक्रम तय होने के बाद से इन संगठनों ने गेट पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। हाथों में नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लिखे प्लेकार्ड लिए छात्र कॉलेज की तरफ बढ़ना चाहते थे। पुलिस को इन्हें रोकने में पसीने छूट गए। छात्रों के मुताबिक मोदी पर दंगों का दाग धुला नहीं है। कुंभ में सियासत। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच गए हैं। संगम किनारे स्टीमर से यहाँ वो जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे। और सबसे अहम बात, जैसे ही राजनाथ सिंह यहाँ आए संगम किनारे में, आपको एक बात बताता हूँ जो खास तौर से इस इलाके में जहाँ जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे, उन सब ने वी वांट मोदी के नारे लगाए। राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारे तो लगे ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगे, वी वांट मोदी कहे जाने लगे। जिस चीज को लेकर यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह आए हैं, उसकी झलक उनके आते ही, उनके सामने ही जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए मोदी के समर्थन में, तो आगे की रणनीति की तरफ ये इशारा करती है कि आगे क्या कुछ होगा। संगम में स्नान करने की दृष्टि से ही यहाँ पर आया हूँ, इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने नारे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी, नहीं, इसमें कहीं दो रानी, वो लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कहीं जो भी लोकप्रिय नेता होगा उसके लगेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक शुरू होने जा रही है, जिस पर सबकी निगाह है। उससे पहले वीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया तमाम संतों से मिल रहे हैं। प्रवीण भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी सिंघल जी ने ये कहा, अशोक सिंघल जी ने, कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में उतने ही पॉपुलर हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि जवाहरलाल नेहरू अपने समय में थे। क्या आप उनके इस विचार से सहमत हैं? मैंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के एजेंडा में 100 करोड़ हिंदुओं की सामाजिक, आर्थिक और रक्षा यह काम है। किसी व्यक्ति या दल को सत्ता दिलाना यह विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा नहीं है। आप दोनों की दोस्ती मशहूर है, गुजरात में हिंदुत्व की जो मजबूती मिली उसका क्रेडिट आप दोनों को दिया जाता है। आज क्या वजह है कि आप बोलने से भी बचते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर? कुछ नहीं, मुझे बोलना है तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बोलूंगा ना, मैं एक व्यक्ति के लिए क्यों बोलूंगा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश और विरोध करने पर अमानवीय तरीके से जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 दिसंबर को दिल्ली में हुई सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद भी दिल्ली में ऐसी घटनाएं रुकना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लाजपत नगर में एक लड़की को घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले एक नौजवान ने पहले तो उसके साथ बलात्कार की कोशिश की और जब लड़की ने शोर मचाकर विरोध जताया तो उसके साथ मारपीट करते हुए चुप करने के लिए उसके मुंह में लोहे की रॉड डाल दी। लोगों के इकट्ठा होने के बाद आरोपी युवक भाग निकला, जिसको बाद में पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अनिल है और वो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। उधर लड़की के गले में सर्जरी की गई है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर है। इस वक्त नहीं है, एक फीलिंग सुरक्षा की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो कांड कल हुआ है लाजपत नगर, इससे और हमें धक्का पहुंचा है और चिंता भी बढ़ी है। मेरे ख्याल है जैसी संतुष्टता होनी चाहिए वो नहीं है। एमपी सच में गजब है। पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में 2 सरकारी कर्मचारियों के पास से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने कल
बिजली विभाग के क्लर्क के यहाँ छापा मारा था, तो आज वन विभाग के अधिकारी के यहाँ छापा मारा है, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की मुहिम जोरों पर है। इस मुहिम के तहत आज लोकायुक्त पुलिस के निशाने पर आए वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक बसंत कुमार सिंह। भोपाल और उज्जैन में बसंत कुमार सिंह के ठिकानों पर मारे गए छापे में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। इस संपत्ति में नकद के अलावा गहने और प्रॉपर्टी के कागजात शामिल हैं। छापे आज सुबह 5:30 बजे से हुए। छापे के वक्त बसंत कुमार सिंह उज्जैन में अपने सरकारी घर में थे, तो उनकी पत्नी भोपाल में थी। बसंत कुमार सिंह अपनी सभी संपत्तियों को वैध बता रहे हैं। क्या हमने भी हेल्प कुछ भी नहीं है, सभी जो है कागज में दे दिया है। इट इज ऑल ऑफिशियल। करीब 1 किलो करीब सोना होगा। अभी तो जो आकलन किया गया है उसमें करीब 40 से 42 करोड़ की संपत्ति आकलन की है। गुजरात के साबरकांठा में कथित तौर पर एक नेता ने 40 लोगों के हाथ खोलते तेल में डाल दिए। आरोप है कि पंचायत का चुनाव हारने से बौखलाए नेता की इस कारस्तानी के चलते 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। खोलते तेल में हाथ जला चुके इन लोगों को अपने नेता की ही बर्बरता का शिकार होना पड़ा। इल्जाम है कि साबरकांठा के बारिया गांव में एक नेता ने पंचायती चुनाव हारने की जलहाट में अमानवीय तरीके से कई लोगों के हाथ खोलते तेल में डलवा दिए। दिनेश परमार नाम के आरोपी नेता को इस बात पर भरोसा न था कि इन लोगों ने उसे वोट दिया है और इम्तिहान के तौर पर एक के बाद एक करके कई लोगों के हाथ गर्म तेल में डलवा दिए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, उसको अरेस्ट किया गया है, जांच चल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दिनेश परमार नाम के आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। रेल किराए में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेलवे पर बढ़ते खर्च की भरपाई का जबरदस्त दबाव है और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने रेल मंत्री को किराया बढ़ाने की सलाह दी है। तैयार हो जाइए, रेल किराया एक बार फिर बढ़ सकता है और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है डीजल का महंगा होना। अभी हाल ही में रेल किराए में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेल मंत्री पवन कुमार बंसल पर रेल किराया बढ़ाने का दबाव है, क्योंकि रेलवे का खर्च लगातार बढ़ रहा है। रेलवे बोर्ड ने बंसल को किराया बढ़ाने की सलाह दी है और इसके पीछे डीजल का दाम बढ़ना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में बढ़े किराए से रेलवे इस वित्तीय वर्ष के बाकी बचे वक्त में 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाना चाहता था, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से फायदा 600 करोड़ तक सीमित होने का अनुमान है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के पिछले कार्यकाल में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 42 नई रेलवे लाइन बनाने की मंजूरी दी थी और इसके साथ साथ पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए भी मंत्रालय को पैसे की जरूरत है। दुनिया में बड़े बड़े देशों की वायुसेनाओं की वायुशक्ति, भारतीय वायुसेना का आकाश में प्रबल और उसका तेजस और उसके बढ़ते कदम, इन तमाम चीजों का प्रदर्शन करने वाला एरो शो बेंगलोर के यलहंका एयरबेस में आज से शुरू हुआ। ये नवा एयर शो है। एशिया में विमानों का कुंभ कहलाए जाने वाले इस एरो शो का आगाज रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने किया। रक्षा सौदों के लिए ये एरो शो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है। भारत की तरफ से 126 लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए ये एरो शो कुछ साल पहले आगाज हुआ था। ये एरो शो जैसे ही शुरू हुआ, यहाँ पर आसमान में करतब दिखाने वाले लड़ाकू विमान और कई दूसरे विमानों को देखकर ये साफ नजर आया कि भारत में रक्षा सौदों का बाजार अभी भी गर्म है। ये एरो शो लगातार 5 दिनों तक चलेगा। पिछले साल इस एरो शो के जरिए 19,000 करोड़ रुपए का सौदा यहाँ पर होने का अनुमान लगाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर उनकी मिस्र यात्रा के दौरान जूते का हमला करने की कोशिश की गई। मिस्र की राजधानी काहिरा में मस्जिद जाते वक्त अहमदीनेजाद पर एक शख्स ने जूता फेंका। ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर फेंका गया जूता उनको नहीं लगा। जब यह घटना घटी उस वक्त मस्जिद के बाहर हजारों की भीड़ खड़ी थी। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने अहमदीनेजाद को अपने घेरे में ले लिया। जूता फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने जूता फेंकने की कोशिश की वह सीरिया का रहने वाला है। सीरिया और ईरान के बीच कुछ इलाकों की सीमाओं को लेकर विवाद है।